हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडीग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। डिटेल में हमने एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को कवर किया था। आज का जो आपका चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो क्या समझते हो आप बायोटेक्नोलॉजी से, उसकी एप्लीकेशन से? आज वो अपन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो अपन ने बायोटेक करा था वो भी इंपॉर्टेंट था, और जो आज का आपका लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोनों से बनता है, इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलता है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं। बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में यहाँ पर 2 से 3 मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे। 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको रिकॉलिंग करा देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। जब हमने बायोटेक स्टार्ट करी थी तो हमने देखा था कि हमें क्या करना है, जीन कार्ड ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जीन निकालना पड़ेगा, और जीन निकालने के लिए सबसे पहले हमने सेल ली थी। जैसे मान लो ये सेल ले ली, इस सेल को हमने तोड़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो अगर प्लांट की सेल ली है तो प्लांट की सेल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। तो तोड़ने के लिए क्या डालना पड़ता है? सेलुलोज। ओके, अब जैसे मान लो एनिमल की सेल है, तो एनिमल की सेल किसके बनती है? फोस्फोलिपिड की बनती है। तो इसको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? फोस्फोलाइपिड। ओके, मान लो फंजाई की सेल है, तो फंजाई की सेल काय की बनती है? काइटिन की बनती है। तो उसको तोड़ने के लिए, फंजाई की सेल को तोड़ने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? काइटिनेज, ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया की सेल। बैक्टीरिया की सेल को कौन तोड़ेगा? लाइसोजाइम वगैरह एंजाइम जो होते हैं वो तोड़ देते हैं, मार देते हैं, इनको किल कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने सेल आपको बताई थी कि आपको सेल डिपेंड करती है कौन सी है। प्लांट की है तो सेलुलेज लेंगे, फंजाई की है तो काइटिनेज लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने सेल तो तोड़ दी जैसे मान लो ये किसी की भी सेल थी और हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बोला था कि हमें निकालना है जीन। क्या निकालना है? जीन। और जीन एक्चुअल में होता क्या है? डीएनए का ही एक फ्रेगमेंट है। इस तरह से डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जीन। ओके, तो जीन क्या होता है? इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इस फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने सेल तोड़ी और पहुंचे हम जीन के पास। अब इस जीन को हम निकालते हैं। ठीक है, 2 मेथड होती है। एक तो होती है स्पूलिंग, एक होता है इल्यूशन। इन 2 मेथड के थ्रू हम सेल में से जीन को बाहर निकालते हैं, स्पूलिंग एंड इल्यूशन। अब मान लो जीन बाहर निकल भी गए, तो एक जीन तो निकलेगा नहीं, कई सारे जीन निकलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा देख लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स थे। जैसे हमने सबसे पहले सेल को तोड़ा, सेल फंजाई की हो, बैक्टीरिया की हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। सेल तोड़ने के बाद हमें जीन निकालना है, तो जीन के लिए हम क्या करते हैं? स्पूलिंग और इल्यूशन करते हैं। जीन निकालने के बाद हम उन्हें सेपरेट करेंगे। जैसे बहुत सारे हैं तो अब इन्हें सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगेरोस जेल का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं। जो बड़े थ्रेड है वो अलग, और जो छोटे थ्रेड है वो अलग हो जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, फिर यहाँ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा जीन है। यहाँ पे हम स्टैनिंग कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? स्टैनिंग। अब स्टैनिंग क्यों कराते हैं? अब एक बात बताओ, क्या आपको सेल दिखती है? नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें देखना पड़ता है। तो जब आपको सेल ही नहीं दिखती तो उसके अंदर का डीएनए, उस डीएनए का भी फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा
जो है जीन वो कहां से दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए हमें करानी पड़ती है स्टैनिंग। स्टैनिंग का मतलब होता है उस पर डार्क डब्बे डाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल करना। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो इस हिसाब से हमने जीन को निकाला था लास्ट लेक्चर में। अब जैसे मान लो ये जीन निकल गया, अब जीन को हमें ट्रांसफर करना है इस सेल में, ये कोई न्यू सेल है, न्यू सेल, ओके, इसमें ट्रांसफर करना है इस जीन को। कैसे करें, ऐसा तो है नहीं कि लेके डाल देंगे, जीन पकड़ा डाल दिया, ऐसा तो कुछ होना नहीं है, तो फिर कैसे करें सोचो। या तो हम इसको वेक्टर के थ्रू करें, वाया वेक्टर मतलब वेक्टर के साथ करें। वेक्टर कौन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि जीन को कैरी करे। जैसे मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मेरे को जाना है यहाँ इस बिल्डिंग में, ओके, अब इस बिल्डिंग में मेरे को जाना है, तो मैं क्या करूंगा, आजकल तो ओला ओला सर्विस है, तो मैं मोबाइल में क्या करूंगा, ओला ओला करूंगा, तो ओला बाइक आएगी, ओला कार आएगी और मुझे ले जाएगी। तो जो कार और बाइक आई है ये क्या है, ये वेक्टर है। जो कार और बाइक आई है ये क्या है, ये वेक्टर है। मैं जो हूं, मैं क्या हूं, डिजायर्ड जीन, क्योंकि मेरे को लेके जा रही है। तो एक एग्जांपल दिया मैंने जैसे ओला का, तो ओला की जो कार और बाइक आएगी वो मेरे को लेके जाएगी, तो जो आ रही है लेने वो भाई वेक्टर, और जो साथ में जा रहा है वो है जीन, ठीक है। तो ये जो जीन है ये किसी वेक्टर के थ्रू ही जाता है, बिना वेक्टर के थ्रू भी जा सकता है, वेक्टर के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो जीन जो है सेल में वेक्टर के थ्रू जाए, ये जो हमारा जीन है, या तो ये सेल में वेक्टर के थ्रू जाए, या ये जो जीन है हमारा सेल में बिना वेक्टर के जाए, वेक्टर के थ्रू नहीं जाए। ओके, दो ऑप्शन है। तो अगर वेक्टर के थ्रू जाता है तो एक एग्जांपल हो जाए सर, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक बहुत ही शानदार एग्जांपल, एग्रोबैक्टीरियम। ओके, एग्रोबैक्टीरियम टिमिसिफेरस, तो एग्रोबैक्टीरियम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और बिना वेक्टर के एक सॉल्यूशन देखा था हमने, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो वेक्टर के थ्रू भी हम जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। और जीन ट्रांसफर होने के बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हाँ मान लो जीन ट्रांसफर हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर इस सेल में ये जीन आ गया, ये है जीन और ये हमारी सेल। तो अब इस सेल को हम क्या बोलेंगे, जो नई सेल में हमने जीन ट्रांसफर किया, इस सेल को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि ये जो है अब मॉडिफाइड हो चुकी है, रिकॉम्बिनेंट सेल, ओके। और इस रिकॉम्बिनेंट सेल को बनाने का मकसद क्या था, ये देखो ये जो जीन है नया आ चुका है इसमें, तो ये जो न्यू सेल थी हमारी अब ये हो गई रिकॉम्बिनेंट सेल, और इस रिकॉम्बिनेंट सेल से हम डिजायरेबल प्रोडक्ट ले सकते हैं, ओके। चलो अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरीज क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्टिक, डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। एक बात बताओ, मैं किसी भी चीज को मॉडिफाई क्यों करूंगा, आप बुलेट लाते हो, बाइक लाते हो, आप उसकी मॉडिफिकेशन करवाते हो, कोई भी फोन आता है तो उसका नया वर्जन आता है, वो सब क्यों आता है, आईफोन 5s, आईफोन 6s, ठीक है, और वन प्लस, वन प्लस में भी कितनी सारी रेंज है, सैमसंग गैलेक्सी A7, A8, A9, A9 प्रो, A9 प्रो मैक्स, ये सब क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब जैसे मान लो एक प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लांट जो है काफी कमजोर था। मतलब ये प्लांट जो है ना तो न्यूट्रिशन ले पाता था सोइल से, जो सोइल होती है ना उससे न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाता था, काफी कमजोर प्लांट था, और ना इस पे सनलाइट अच्छे से आ रही थी, और अगर सनलाइट नहीं आ रही थी तो ये काफी कमजोर था, ये कमजोर होता जा रहा था। अब इस प्लांट को मैं कैसे बचाऊं, कोई आइडिया। अब आप बोलोगे सर सनलाइट ला दो, तो ऐसा तो है नहीं, मैं सूरज को बोलूंगा भैया प्लीज इस पर सनलाइट कर दे, या मैं सोइल को बोलूंगा कि भैया प्लीज सोइल साहब आप इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड खुद कर दो, ये नहीं ले पा रहा, तो हो ही नहीं सकता ऐसा, क्या करें। तो देखो हम क्या करेंगे, इससे इस प्लांट को मॉडिफाइड कर देंगे, ये जो प्लांट है इसे हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड,
इसे इस तरह से बना देंगे कि ये कम सनलाइट में भी काम अच्छे से करे, ये कम न्यूट्रिशन में भी काम उतने ही अच्छे से करे जितना कि नॉर्मल प्लांट करे। तो इसे हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। कहते हैं ना कि बैटरी सेवर ऑप्शन आता है, तो बैटरी सेवर क्यों आ रहा है? ताकि वो बैटरी बचा के रखे, कंजप्शन करे, वो फोन उसी तरह काम करे उस बैटरी सेवर मोड में भी। तो वही है, यहाँ पर हम इसलिए मॉडिफाइड कर रहे हैं। और भी मॉडिफिकेशन के रीजन है हम क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि हम थेरेप्टिक इफेक्ट ले लें, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह बना ले लार्ज अमाउंट में। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ये देखो आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया इनसे प्लांट का। प्रोसेस्ड फूड, फूड और ज्यादा हो, बायो रेमेडिएशन हो, ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हम करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी हम करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है आपको याद। नेक्स्ट देखो, द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर। अब जानते हो कि कोई भी रिएक्शन करनी है तो कैटलिस्ट जरूरी होता है। अब आपको एक गलत फहमी है, वो क्या है कि कैटलिस्ट आते ही हम बोलते हैं कि हाँ कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे। ये हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को बढ़ाना, पर ये गलत है। अब आप बोलोगे सर कैसे गलत है? तो देखो, जो कैटलिस्ट होता है ना, उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना। अल्टर का मतलब चेंज करना। अब या तो वो बढ़ा भी सकता है या वो कम भी कर सकता है, तो वो अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कैटलिस्ट कौन सा डाला। एक तो कैटेलाइटिक इनिबिशन हो गया, मतलब कैटलिस्ट ऐसा डाला जिसमें इनिबिशन हो गया, रिएक्शन बढ़ ही नहीं रहा है। एक कैटलिस्ट ऐसा डाला कि रिएक्शन इतनी जल्दी हो गई कि उम्मीद भी नहीं थी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, प्री क्रिटिकल रिसर्च, reacting optimal condition through engineering for a catalyst to act। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये जीन आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अब ये सेल कैसी हो गई, रिकॉम्बिनेंट सेल हो गई। ठीक है, इससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। ओके, डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस होती है डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में यहाँ पे आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है, और साथ में हम चेकिंग करते हैं। क्या चेक करते हैं कि हाँ जो हमने बनाया उसकी प्यूरिटी, उसकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, उसकी एफिकेसी, ये एफिकेसी कैसी। तो ये सब हम चेक करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो देख लो आगे है यहाँ पे, देयर आर 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। ओके, पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बहुत सारे हैं, जैसे सेल एंड टिश्यू कल्चर। एक एग्जांपल मैं देता हूँ सेल टिश्यू कल्चर का। जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी स्टेम से हमें कुछ बहुत अच्छी चीज मिलती है। मान लो ऐसी चीज मिलती है जो फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज मिलती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस प्लांट को मैं पूरे एरिया में ही ग्रो करवा दूंगा, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो 10 किलोमीटर की जमीन है मेरी, 10 बीघा है, 5 बीघा है। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं प्लांट ही प्लांट यही वाले ग्रो करवा दूंगा, और भी ग्रो करवाने हैं। ठीक है, और इतना टाइम कौन वेट करेगा? आज मैंने बीज डाला, कल उसको पानी दूं, 5 साल बाद पानी देता रहूं, वो कब बढ़ेगा? मान लो कुछ प्लांट होते हैं तो सालों तक नहीं बढ़ते फिर। तो अब इतना वेट तो हम कर नहीं सकते, हम साइंटिस्ट लोग हैं, हम बायो वाले, हमें तो भैया जल्दी होती है हर चीज की। ठीक है, और जहां हमें फायदा दिख गया वहां तो हमें और जल्दी हो जाती है कि बस अब तो करनी है। तो यहाँ पे जो स्टेम है,
इस स्टेम का नंबर हम कैसे बढ़ाएंगे, वो बात चल रही है। ठीक है, तो इस स्टेम की सेल को मैं लूंगा। ठीक है, सेल ले लू या फिर बोल लो टिश्यू ले लू। अभी तक की कहानी क्लियर हुई। जो स्टेम से मेरे को फायदा है वो स्टेम की सेल या फिर मैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, इस तरह से। ओके, इसको लूंगा, किस में लूंगा, लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में मैं देखूंगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोप यूज करके मैं जब देखूंगा यहाँ से, यहाँ पे आईपीएस लगा के, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे मैं देखूंगा और देखूंगा कि इसे मैं ग्रो कैसे करूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रो कैसे करूँ ये मैं देखूंगा। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कैसे ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है कि वो प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करता है, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी जो भी रिक्वायरमेंट है ए टू जेड उसकी, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे रख दी। ए टू जेड मतलब सारी सारी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लाके रख दी। अब अगर जैसे मान लो मैं हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक पेन टैब चाहिए, एक मार्कर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लाइटिंग अच्छी चाहिए। उसके बाद मैं लेक्चर बनाने बैठ सकता हूँ। तो ये सब मेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट है। अब मेरे को कोई बोले कि सर आप आ जाओ और आपको ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी चीजें मेरे को वहां पे मिल रही है। तो वैसे ही क्या है, जो एप्लीकेशन है बायोटेक सॉरी जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट की कोई भी सेल, जैसे स्टेम की ले ली हमने, स्टेम की सेल लेंगे, उस सेल को सारा इन्वायरमेंट वही प्रोवाइड कराएंगे जो प्लांट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अब यहाँ पे सारा मैंने फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब सारा फेवरेबल इन्वायरमेंट अगर मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो ये ग्रो भी अच्छे से करेगी। ठीक है, और बहुत जल्दी ग्रो करेगी, बहुत जल्दी ग्रो करेगी और अपना नंबर बढ़ाएगी। और इससे हम क्या करेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये है टिश्यू कल्चर, कुछ भी नहीं है। कोई भी एक एक्स प्लांट ले लो। एक्स प्लांट का मतलब है कि जो प्लांट में से हमें चाहिए, जैसे स्टेम चाहिए, रूट चाहिए, लीफ चाहिए, जिससे भी हमें फायदा हो रहा हो वो चीज लो, उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ लेबोरेटरी में और प्रोडक्ट ले। सेकंड इज सोमेटिक हाइब्रिड, थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ इज एंथर पोलर कल्चर, एंथर को भी और पोलन को भी हम कल्चर कर सकते हैं। Fifth is plant transformation. Okay, so these are all are the application of biotechnology in agriculture. I repeat, first is agrochemical based agriculture, second is organic agriculture, third is genetically engineered crop based agriculture, fourth one is cell and tissue culture, fifth one is semitic hybrids, sixth one is hybridization to ambiocratic rescue and fourth is anther and pollen culture, and fifth is plant transformation. नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में हमने क्या करा था, ध्यान से सुनना। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट है, इसको डायबिटीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एड नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसको डायबिटीज है, ये इसका नाम मुकेश है, ये 55 साल से गुटखा खाता है, ऐसा कोई भी एड में नहीं कर रहा। बस टोन वही है मेरी कि ये पेशेंट है और इसको क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज में आप सभी जानते हो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है डायबिटीज। अब होगा क्या यहाँ पर, इंसुलिन बहुत कम होगा यहाँ। तो देखो डायबिटीज भी दो तरह की होती है, पर आपके सिलेबस में एक ही है, तो मैं एक ही बताऊंगा। एक क्या है आपके सिलेबस में कि देखो डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड में और इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, हम इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे। जैसे डायबिटिक पेशेंट को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे उसने खाना खाया उसकी बॉडी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करेगी, और जहां पहले से ही बॉडी में इतना सारा ग्लूकोज है, तो वो इंसुलिन करेगा क्या बेचारा। तो इंसुलिन की इंजेक्शन लेना लगातार जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल इंसुलिन तो बन ही रहा है,
देखो एक कंपनी है और दो साइंटिस्ट भी हैं, इली लिली, इली लिली, ये दोनों साइंटिस्ट थे और कंपनी का नाम भी यही है। इन्होंने क्या किया था, ये अमेरिका के हैं, यूएस के हैं। इन्होंने क्या किया, ह्यूम्यूलिन बनाया। ठीक है, ह्यूम्यूलिन, ह्यूम्यूलिन क्या है, इंसुलिन ही है। इंसुलिन को इन्होंने लैब में बनाया, इसलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया, ह्यूम्यूलिन। ओके, अब बात करते हैं ह्यूम्यूलिन बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जब हमारे पास पहले से इंसुलिन है, हम इंजेक्शन दे तो रहे इंसुलिन के, फिर ह्यूम्यूलिन क्यों। तो देखो, जो ह्यूम्यूलिन है, आप सभी जानते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन है। ह्यूम्यूलिन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, मतलब मॉडिफिकेशन हुआ इंसुलिन में और ह्यूम्यूलिन बना। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी जानते हो इंसुलिन में, जो नहीं जानता वो सुन ले, इंसुलिन में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड, डाइसल्फाइड। ओके, अब इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिलिन हमने क्यों बनाया, क्योंकि ह्यूमिलिन जो है वो मोर सेफ है। एक सेकंड में लिख देता हूं आपको। इट इज मोर सेफ, मोर प्योर। ओके, मोर सेफ है, मोर प्योर है ह्यूमिलिन। क्लियर है सारी बात आपको। चलो देखो, the RDNA technology processes have made an immense impact in the area of healthcare. हेल्थ केयर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में क्या है कि हम थेरेप्यूटिक ड्रग्स बना सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा और बहुत सेफ वाली, अच्छी वाली, प्योर वाली, मोर सेफ वाली, मोर एफिशिएंट वाली, हम कई ज्यादा ड्रग बना सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का वरदान है हमको इस तरह से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है तो पॉसिबल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन भी बोल सकते हो आप। चलो, अर्लियर डायबिटीज वाज ट्रीटेड विद इंसुलिन, जैसा कि मैंने आपको कहा, दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ स्लॉटेड पिग एंड कैटल। देखो, कैटल एंड पिग में से इनकी हमने क्या ली, पेनक्रियाज ली। और पेनक्रियाज में आप सभी जानते हैं कौन सा सेल, बीटा सेल। बीटा सेल जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो यहां से हमने इंसुलिन निकाला था। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अर्लियर डायबिटीज वाज ट्रीटेड यूजिंग इंसुलिन दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड पिग एंड कैटल। दिस इंसुलिन कॉज मेनी साइड इफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग एलर्जी एंड अदर अनवांटेड इम्यून रिएक्शन इन ह्यूमन। हमारे अंदर अनवांटेड इम्यून रिएक्शन करवाता था ये, और कई तरह की एलर्जी हमें देता था ये वाला इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन। Thus, a need was felt to isolate human insulin, but obviously the production would have not been sufficient for all. पर हाँ, हम ये बात तो मानते हैं कि इंसुलिन है तो हमें काम तो आ रहा है, पर इतना अमाउंट में भी नहीं निकल पाते थे हम उनसे, सुअर वगैरह से पकड़ के, ठीक है, कैटल से पकड़ के। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन सर्ज इन द कॉस्ट ऑफ इंसुलिन, और पैसा भी बहुत लगता था। तो हमने क्या करा, genetically modified bacteria could be a solution to this problem, as through them it would be easy to produce insulin in large amount. Also they are easy to handle as well as cost effective, मतलब खर्चा भी कम, संभालने की मगजमारी भी कम, इफेक्टिव भी ज्यादा, सेफ भी ज्यादा, प्योर भी ज्यादा, अमाउंट भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। But the major challenge by generating human insulin was to assembling insulin into mature form। सबसे ज्यादा हमें चैलेंज की बात कब होती है, जब हम इंसुलिन लेबोरेटरी में बनाते हैं कि उसकी मैच्योरेशन हम कर दें। और मैच्योरेशन एक ऐसी स्टेप है, देखो इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में 3 चेन होती है, ए बी सी। ठीक है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, जब मैच्योरेशन होता है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, तो रिमूवल ऑफ चेन सी होता है।
ठीक है, रिमूवल ऑफ चेन सी, ये बात ध्यान रखना। तो मैच्योरेशन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा वो होता है चुनौती जब भी हम इंसुलिन बनाते हैं ना। नेक्स्ट एक बार मैं आपका सिलेबस देखता हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ओके ओके, बायोपायरेसी, एथिकल, ओके कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इंसुलिन के बारे में मैंने बात कर ही रहा था कि चेन सी रिमूवल हो जाती है मैच्योरेशन के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है मैच्योरेशन की स्टेप। अब देखो चेन सी कहाँ है, ये रही, क्या यहाँ पर है, नहीं है। तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाते टाइम इसको हम कहेंगे मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। पहले होता है प्रो इंसुलिन जिसमें चेन सी होती है, फिर उस प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है, सॉरी फॉर दिस। पहले होता है प्रो इंसुलिन जिसमें चेन सी होती है, फिर प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है जिसमें चेन सी नहीं होती। मतलब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनते टाइम रिमूवल ऑफ चेन सी, दैट इज नोन एज मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोला था डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो ए चेन और बी चेन दोनों आपस में अटैच होती है डाई सल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए चेन, ये बी चेन। ए चेन में बी चेन में अमीनो ग्रुप होता है और ए चेन में कार्बोक्सिलिक। ये आपको सब ध्यान रखने पॉइंट, और इतना याद रखना है ड्यूरिंग मैच्योरेशन फ्रॉम प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन रिमूवल ऑफ चेन सी टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो एन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड इली लिली क्रॉस्ड इट्स हर्डल। अब देखो यहाँ पे कैसे उन्होंने ट्यूबुलिन बनाया था, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, देखो यहाँ पे ये इंसुलिन ए चेन है, ये इंसुलिन बी चेन है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, दोनों के जीन निकाले और इसमें डाल दिए ई कोलाई में। ये क्या है, ई कोलाई। ये क्या है, सेल, ई कोलाई की सेल। इस ई कोलाई की सेल में क्या करा, चेन ए चेन बी डाल दी, ठीक है। इनका कल्चर करा, चेन ए का कल्चर यहाँ पे हो रहा है, चेन बी का कल्चर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये चेन ए मिल गई हमें बहुत सारी और चेन बी भी मिल गई हमें बहुत सारी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले हमने प्यूरिफाई किया फिर ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि चेन ए और बी, एक में अमीनो ग्रुप एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो मैंने थ्योरी बताई उसी को यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझा रखा है कि दो सेल थी, एक में ए चेन एक में बी चेन, दोनों डी, कल्चर मीडिया में कल्चर करवाई, उनका नंबर बढ़वाया और फिर उनको अलग करके चेन ए बी को जोड़ दिया जिसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब हम इन्हें बोलेंगे एक्टिव इंसुलिन, सॉरी सॉरी एक्टिव इंसुलिन बोलेंगे, ओके। और देखो मैंने बोला था इसको ह्यूमिलिन, ओके, ये ह्यूमिलिन। नाउ नेक्स्ट जीन थेरेपी, तो ये भी एक काफी अच्छी थेरेपी है। देखो होता क्या है, जीन थेरेपी इन्वॉल्व द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। जैसे मान लो ये मदर है यहाँ पर, ठीक है, ये मदर का यहाँ पे यूटेरस है, क्या है, यूटेरस। इस यूटेरस से बेबी अटैच है, यहाँ पे ये जो बेबी है ये यूटेरस से अटैच है और न्यूट्रिशन वगैरह लेता है मदर से, ठीक है। अब इस बेबी को कोई दिक्कत है, इस बेबी के जीन में दिक्कत है। तो होता है ना कई सीरियल में आपको बताते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो दिक्कत आएगी, एबनॉर्मल होगा, सही नहीं हो पाएगा, तो आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो वो क्या कंडीशन होती है, वो जीन डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चे में जीन डिफेक्ट होता है, तो उसको हम एक ही तरह से सही कर सकते हैं, वो है जीन थेरेपी। हम क्या करेंगे, जब बच्चा बहुत छोटा होगा, जब अटैचमेंट ही होगा उसका यूट्रस से, तो हमें पता लग जाएगा। डॉक्टर रेगुलर चेकअप करेगा कि हाथ पांव सही हिल रहे नहीं हिल रहे, चेहरा सही है कि नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और जब उसे पता लगेगा कि हाँ कोई डिफेक्ट है जीन में, तो वो क्या करेगा, जीन थेरेपी करवाएगा। जीन थेरेपी में क्या होता है, देखो जीन थेरेपी इन्वॉल्व द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन द चाइल्ड और एम्ब्रियो। जो भी डिफेक्ट होगा चाइल्ड में, एम्ब्रियो में, उसको करेक्शन करवाएगा हमारा जीन थेरेपी। जैसे एक बीमारी का नाम मैं बताता हूँ, बीमारी है SCID, ठीक है, एक डिसऑर्डर है।
अब इसमें क्या होता है, एडीए जीन की कमी हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर एडीए जीन कम हो गया ना तो आपको इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो एडीए, एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी इज अ काइंड ऑफ इम्यून डिसऑर्डर बाय डिलीशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एडीए। देखो, जो एडीए के लिए जीन था वो ही नहीं बना, तो फिर एडीए भी नहीं बना, और अगर एडीए नहीं बना तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो बच्चे में, जब बच्चा, जैसे ये यूटेरस है और यहाँ पे बच्चा टेच है, तो इस बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है वो डॉक्टर देख के बता देगा। और डॉक्टर ने अगर देख लिया कि यार इसमें तो एडीए जीन नहीं बन रहा, तो वो बोल देगा कि सर इसमें तो एडीए जीन नहीं बन रहा। अब एडीए क्या होता है, एडिनोसिन डीअमाइनेज, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यून के लिए। और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चा पैदा होते बीमार होना शुरू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस जीन का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ऐसा जीन जो कि एडिनोसिन डीअमाइनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बनाने के लिए उसका ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे हम। ओके, उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। ओके, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर आप बोल लो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, a functional ADA या cDNA to a retrovirus is introduced into lymphocyte culture और transfer to patient body और normal function। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एडीए या फिर cDNA ट्रांसफर कर देंगे और वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा। ये साइड में आपको डायग्रामेटिकली समझा रखा है, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है, अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज बाय सब्स्टिट्यूटिंग डायग्नोस्टिक टेक्निक में बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है अर्ली डिटेक्शन, पहले ही पता लग जाना। जैसे कैंसर हो गया, ओके, हार्ट अटैक हो गया, तो इन कंडीशन में हमें पहले ही पता लग जाए तो हम इसका इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का ही एक बेनिफिट है। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरी बॉडी में नहीं, कोई आपका दुश्मन है। ओके, ये आपका कोई दुश्मन है, अब इसको एचआईवी वायरस का अटैक हो गया, मतलब इसको अल्टीमेटली एड्स हो गया। ठीक है, बेचारे को, किसी को ना हो भगवान करे, इसको क्या हो गया, एड्स हो गया, AIDS। ओके, अब एड्स हो गया तो एड्स में क्या होता है, एचआईवी वायरस होता है। एड्स का कारण कौन होता है, एचआईवी वायरस, जो कि हमने ऊपर देखा। तो अब ये पेशेंट को क्या हुआ कि बुखार आया, थकान हुई, परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, और इसको पता नहीं इसको एचआईवी है, क्योंकि एचआईवी के सिम्टम्स आने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, और जब आते हैं ना तब ऐसे आते हैं कि बस हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इस बेचारे को शक है, क्योंकि इसने मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे होंगे या फिर बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करा होगा, तो इसको डाउट है कि यार मेरे को एड्स हो सकता है। तो अब ये गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोला कि सर आप मेरा टेस्ट कर दो, एड्स का मेरे को हो रही है, एड्स जैसी सिम्टम्स आ रहे हैं, परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने टेस्ट कर दिया, जैसे एक टेस्ट होता है एलाइजा, डॉक्टर ने टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है, देखो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है, तो ये पेशेंट है, अब इस पेशेंट को किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो इसकी बॉडी क्या करेगी, इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी कि भाई बैक्टीरिया तू भाग जा, मैं बना रही हूँ एंटीबॉडी। ठीक है, तो जब इस पेशेंट को एचआईवी के वायरस ने अटैक किया, तो इसकी बॉडी ने एचआईवी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई होगी, हमारे ब्लड में वो एंटीबॉडी होगी। तो उसी की मदद से हम पता करेंगे, एलाइजा टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे कि हमारी ब्लड में एंटीबॉडी है कि नहीं। अगर हमारे ब्लड में एचआईवी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिलती है, क्या मिलती है, एंटीबॉडी, तो भैया आप एचआईवी पॉजिटिव हो। और अगर आपको ब्लड में एंटीबॉडी नहीं मिलती तो आप नेगेटिव। ये टेस्ट बताता है। पर मैंने भी कहा कि 10 से 12 साल लग जाते हैं सिम्टम आने में, तो हो सकता है एंटीबॉडी बनी हो, पर बहुत कम बनी हो और उस टेस्ट में शो ही ना हुई हो। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम एक और टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न बोल्ट, और कई बार उसमें भी नहीं दिखती। तो अब करें क्या, क्योंकि हमें तो पता लगाना है, मेन कारण पता लगाना है, ब्लड टेस्ट से पता लग नहीं रहा है, एलाइजा कर लिया, वेस्टर्न बोल्ट कर लिया, अब करें क्या, ध्यान से सुनना, करें क्या।
अब आएगा अपना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट एड्स वाला है ये रहा, ठीक है, इसका ब्लड निकालेंगे हल्का सा ड्रॉप वगैरह, उस ब्लड का हम कराएंगे पीसीआर, पोलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या कराएंगे, पोलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली वी कैन डिटेक्ट अ पैथोजन बैक्टीरिया और वायरस ओनली व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिजीज स्टार्ट टू अपीयर। हम तभी पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया जब लक्षण आए, और एड्स के लक्षण आने में तो 10 से 12 साल लग जाएंगे, तो इतना वेट तो हम कर नहीं सकते भाई। तो बाय दिस टाइम द पैथोजन कंसंट्रेशन इन द पेशेंट बॉडी इज वेरी हाई, इसलिए हम पता कर सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे जब पता नहीं लगे, यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड पीसीआर वी कैन डायग्नोज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज लाइक एड्स, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हम पहले ही पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड लिया हमने, ये ब्लड का सैंपल है, ठीक है, ये ब्लड है, ये ब्लड का सैंपल है। अब ये ब्लड के सैंपल को हम क्या करा रहे हैं, पीसीआर करा रहे हैं, मतलब इस सैंपल का नंबर बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडी का नंबर भी बढ़ेगा। अब एंटीबॉडी का नंबर हम इतना बढ़ा लेंगे, अगर होगी तो बढ़ेगी एंटीबॉडी की नंबर, नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगी, तो साफ साफ पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी का नंबर बढ़ रहा है मतलब भैया एंटीबॉडी है, मतलब आपको एड्स है, मतलब आप एचआईवी पॉजिटिव। तो इस मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया का यूज लेते हैं पीसीआर में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करवाने के लिए, जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, ठीक है। और एक बात और, ये जो पीसीआर है ये दी थी कैरी मुलिस ने, साइंटिस्ट है कैरी, KARRY, कैरी मुलिस, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, तो उसमें एक कैरी बहन आई थी लंदन से, वैसे याद रख लो कैरी मुलिस, ओके। अब यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया यूज लेते हैं टेक, थर्मस एक्वेटिकस, जिससे मिलता है हमें टेक पॉलीमरेज, ओके। तो आप बोलोगे सर थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, टेक बैक्टीरिया, वो ही लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है थर्मोस्टेबल, मतलब टेम्परेचर से स्टेबल होता है, ये टेम्परेचर से खराब खराब होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेबल होता है, इसलिए हम टेक पॉलीमरेज का यूज लेते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। तो पीसीआर में कुछ नहीं है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करनी है, यहाँ पे हमें नंबर बढ़वाने हैं। अब एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, अब इस पेशेंट को एड्स है और इस पेशेंट को पता नहीं लग रही, उसने टेस्ट भी करा लिए, चाहे आप एलाइजा करवा लो, वेस्टर्न बोल्ट करवा लो, इतने सारे तरह के टेस्ट करवा लिए, इसको नहीं पता लगी। फिर इसने क्या करा, अब हमने क्या करा, अब हमने करा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, MD, उसके अंदर हमने क्या करा, पीसीआर, पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। यहाँ पे जो ब्लड है उसको लेंगे, उसका नंबर बढ़ाएंगे, और हमें पता लग जाएगा नंबर बढ़ाने के बाद कि यहाँ पे है या नहीं, NO डॉट मतलब नंबर बढ़ाना, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो यहाँ पर इस तरह से पीसीआर में होता क्या है, ध्यान से सुनना। पीसीआर में आती है 3 स्टेप, पहली है डीनेचुरेशन, दूसरी है एक्सटेंशन, और तीसरी है एनिलिंग, ओके। डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, या फिर आप ऐसे भी बोल दो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, DAE, ऐसे याद रख लो, DAE याद रख लो, वो ज्यादा सही, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज एनिलिंग, एंड थर्ड स्टेप इज, अब देखो जैसे मान लो ये आपके पास डीएनए की सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए जो है एंटी पैरेलल होता है, इस तरह से, इस तरह से, मतलब एक तरफ 5 प्राइम है तो एक तरफ 3 प्राइम होगा, और एक तरफ 3 प्राइम है तो एक तरफ 5 प्राइम होगा, मतलब इस तरह से एंटी एंटी स्टैंड होता है, डीएनए कैसा होता है, एंटी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग है, अगर मैं इसको तोड़ू, तो तोड़ने को हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन, जो कि 94 डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, 94 डिग्री, ओके। और जो एनिलिंग होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने स्टैंड को तोड़ा,
ये टूट के अलग अलग हो गया, ये रहा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेट में प्राइमर ऐड करेंगे। तो प्राइमर को हमने भेज दिया, ये आ गया प्राइमर, आ गया प्राइमर, दोनों जगह ऐड होने आ गया। इस स्टेज में 54 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे ही प्राइमर आ गया, अब हम क्या करेंगे, उस प्राइमर का एक्सटेंशन, इस प्राइमर को हम बड़ा कर देंगे इस तरह से। इसके लिए चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्या हुआ, डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए का स्ट्रैंड टूटा। फिर आया एनिलिंग, जिसमें प्राइमर अटैच हुआ। फिर हुआ एक्सटेंशन, जहां पे लंबा हुआ वो प्राइमर और वापस उसने चेन बना ली, ठीक है। तो इस तरह से नंबर बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से नंबर बढ़ेंगे। नाउ एलाइजा की मैंने बात करी थी, एंजाइम लिंकिंग इम्यूनो सॉल्वेंट टेस्ट है। अभी एड्स, जब मैंने आपको बोला था कि एड्स के लिए टेस्ट होता है एंजाइम लिंकिंग इम्यूनो सॉल्वेंट टेस्ट है, तो वहां पे एलाइजा की बात हुई थी, ठीक है। तो ये ज्यादा आपके काम का है नहीं। अब है ट्रांसजेनिक एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स एक क्वेश्चन है, फिक्स है। एनिमल विथ मल्टीप्लेटेड जीन और फॉरेन जीन टू बी एक्सप्रेस आर ट्रांसजेनिक एनिमल। एक बात बताऊं, दो रेबिट है मेरे पास, दोनों बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, बहुत तेज दौड़ते हैं, दोनों अच्छा खाते पीते हैं, दोनों मस्त है, दो रैबिट है। अब एक रैबिट को मैं ले गया, एक रैबिट को मैं ले गया और उसमें मैंने एक ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया कि अब जो है ये रैबिट और अच्छे से काम करे, बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है। बहुत तेज दौड़ने लगा, ये बहुत ही तेज, बहुत ज्यादा खाने लगा, बहुत ज्यादा पीने लगा, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। किस वजह से, उस जीन की वजह से, मतलब इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया, अच्छा बना दिया। तो जो दूसरा रेबिट था इधर बेचारा अकेला रह गया, वो जो दूसरा रेबिट था, ठीक है, वो तो अलग हो गया, और ये तो बहुत ही अलग हो गया क्योंकि इसके पास आ गया जीन। तो अब ऐसे एनिमल जिसमें मैंने जीन ट्रांसफर करके उनको बेहतरीन बना दिया, उस एनिमल्स को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। विच एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज एनिमल which are manipulated, which are altered by gene, okay। देखो, they are useful to know how gene contribute the development of the disease। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया रेबिट। अब जैसे मान लो, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बीइंग में किसी जीन को मेरे को ट्रांसफर करना, तो डायरेक्ट तो मैं ट्रांसफर कर नहीं सकता, मर जाए तो, ह्यूमन मर जाए तो दिक्कत। तो इसको मैं क्या करूंगा, लेबोरेटरी में इस जीन को मैं ट्रांसफर करके देखूंगा, रैबिट में, रैट में, इनमें ट्रांसफर करके देखूंगा लेबोरेटरी में, या तो रैबिट में ट्रांसफर करके देखूंगा या चूहे वगैरह में ट्रांसफर करके, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि यार इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब जो जीन का काम है, जीन उसका काम कर रहा है, फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, वो सब मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रैबिट में और रेट में क्या देखूंगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को पता लग गया कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो फिर मैं उस जीन को ट्रांसफर नहीं करूंगा ह्यूमन में, क्योंकि वहां पे भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो कि मेरे को कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो मैं उसको इजीली ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है, ये किस काम आए आपके, ये काम आए आपके टू नो हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ये देखो, हमने पता करा ना कि ये जीन जो है किस तरह से काम कर रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। और देखो, एनिमल्स किस तरह काम आते हैं, टू यूज प्रोटीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हम कोई भी प्रोटीन्स वगैरह डाल के दे सकते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी हम इन्हीं से चेक करेंगे, जैसे एग्जांपल हो गया, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अभी जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दो आपके पास काऊ या बफेलो है, कुछ भी है, एक काऊ जो है वो 1 किलो ही दूध दे दिए, और जो सेकंड काऊ है, बी काऊ, ये ए मान लो, वो जो बी काऊ है वो आपको 6 किलो दूध दे दी। तो ऐसा क्यों, दोनों सेम खा रही है, दोनों सब कुछ है, तो फिर ऐसा क्यों, क्योंकि जो बी वाली काऊ है इसमें हमने क्या करा, जीन ट्रांसफर कर दिया,
कौन सा जीन? अल्फा लेक्टो एल्बुमिन। देखो नाम याद रखो, वापस बोलो, अल्फा लेक्टो एल्बुमिन। इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये गाय जो है बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिला। मिल्क प्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी, प्रोटीन, यूजफुल टू हाउ द डिजीज वर्क, ट्रांसजेनिक एनिमल आर those animal which are manipulated gene or which have foreign gene। क्लियर है? नाउ यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग ए ट्रांसजेनिक एनिमल, हमने क्या करा, ये देखो, जीन ऑफ चॉइस जो हमें चाहिए था इज मैनिपुलेटेड एंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, हमने लेबोरेटरी में बना दिया। ठीक है, अब इस गाय को लिया और हमने इंजेक्शन लगा दिया। ट्रांसजीन इज इंजेक्टेड इनटू द एग ऑफ एन एनिमल, एग इज इम्प्लांटेड इनटू सरोगेट मदर। ठीक है, अब जैसे ये जीन जो है इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इस एग में, और एग को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस गाय के यूट्रस में, ओके, वॉम्ब में। तो यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद अब जो इससे बच्चा पैदा होगा वो खतरनाक होगा, अच्छा होगा, ज्यादा दूध देगा। अब देखो, ग्लो इन द डार्क माइस फॉर जीन थेरेपी, ये देखो यहाँ पे ये माइस वगैरह का एग्जांपल देखो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का काम है वो हम देखने वाले। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले। मैंने आपको एक हिंट तो दे ही दिया है कि जैसे मान लो दो तरह से प्लांट है, ठीक है, एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, ये दो तरह से प्लांट है। अब ए प्लांट जो है काफी अच्छा ग्रो करता है, सब कुछ अच्छी बात है, और बी प्लांट जो है नहीं कर पाता। ठीक है, तो ए प्लांट की तरह हमें बनाना है बी प्लांट को, बी प्लांट भी इतना अच्छा हो जाए कि फटाफट ए प्लांट की तरह हो जाए, मतलब कि सनलाइट अच्छी ले, न्यूट्रिशन अच्छा ले, ग्रोथ अच्छी करे, फ्रूट अच्छे दे, सब कुछ अच्छा करे। तो बेचारा ये कमजोर है, तो इसको जेनेटिकली हमने क्या करा, मॉडिफाइड कर, जिससे भी हमें कोई डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले हम उसे मॉडिफाइड कर दें। ठीक है, तो देखो एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो, application of biotechnology in agriculture involve the production of genetically modified organisms. For an example, BT cotton, pest-resistant plant, biotechnology produced are helpful in modifying plant, animal, and microorganisms and improve their agricultural productivity. वही सब बात है। Need for agriculture biotechnology between 1930 to 1960, there was a tremendous increase in food production in worldwide ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। जब हरित क्रांति हुई थी 1930 से 1960 के बीच में, तो इस ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, बेसिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड बेटर इरिगेशन मेथड। Although the green revolution increased the food production threefold, it was still not enough to feed the growing population. जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, तो क्या हुआ था कि फूड की काफी कमी हो गई थी। तो हम ऐसा तो है नहीं कि प्लांट ग्रो करते जाएं, उस टाइम तो हैंड टू हैंड तो फल मिलना नहीं, हैंड टू हैंड तो हमें सब्जी मिलनी नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड का काफी यूज लिया था। ठीक है, जैसे राइस वगैरह का हमने काफी ग्रो करवाए थे राइस, और जो है सरवाइव किया। तो ये तरीका है, ठीक है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में हमें बहुत जरूरत थी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ी ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान। नाउ, फार्मर आल्सो यूज्ड एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। देखो, जैसे मान लो ये प्लांट है, अब इसमें कोई भी बैक्टीरिया आके लग गया, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको बैक्टीरिया बढ़िया सा। तो ये मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, शक्ल से बैक्टीरिया लग रहा है एकदम गुंडा, ठीक है, ये आके यहाँ पे लग गया, तो अब ये प्लांट तो खराब होने लग जाएगा, धीरे 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 इस तरह से खराब होने लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं फार्मर्स वगैरह, यहाँ पर जैसे मान लो इस तरह से होना है, यहाँ पर फार्मर है, ठीक है, देखो अभी फार्मर तुम्हारा जान पहचान वाला बनाता हूँ, तुम सब खुश हो जाओगे देख के। पहचान लो कौन है, बन जा यार, बन जा। किसकी तरह लग रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये है फार्मर।
अभी फार्मर क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड ला रहा है, पेस्टिसाइड ला रहा है, इंसेक्टिसाइड ला रहा, ठीक है, या तो पेस्टिसाइड ला रहा है या इंसेक्टिसाइड ला रहा है, और इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया ताकि ये जो प्लांट है ये सही होने लग जाए वापस, ठीक है, ये प्लांट को सही करने के लिए। पर अब जो ये फार्मर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहा है ना, ये जो यूज हो रहा है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है प्लांट में आएगा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, और सोइल में भी जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सोइल में। अब प्लांट में आया तो प्लांट को कौन खाएगा? मान लो किसी छोटे एनिमल ने खाया और उसको इंसान ने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया, या फिर ह्यूमन ने सीधा ही प्लांट को खा लिया, तो ह्यूमन की बॉडी में क्या किया? इंसेक्टिसाइड गया। इंसेक्टिसाइड गया तो आने वाले कई सालों बाद ये इंसेक्टिसाइड जो है हमें कैंसर कोज कर देगा। क्या कोज कर देगा बेटा? कैंसर कोज कर देगा। ठीक है। वही अगर मैं बात करूं सॉइल की, तो मिट्टी की अगर मैं बात करूं, ये मिट्टी हमारी, ठीक है, इस मिट्टी में क्या हुआ? इंसेक्टिसाइड आ गया। इंसेक्टिसाइड किससे आया? जब फार्मर जो है इंसेक्टिसाइड ऐसे छिटक रहा था, तो ये इंसेक्टिसाइड जो है सोइल में आ गया। ठीक है। अब मान लो बारिश हुई, क्या हुई? बारिश, यहाँ से मस्त इस तरह से बारिश हुई क्लाउड से, ठीक है। बारिश होने के बाद क्या हुआ? ये सोइल का जो है मिनरल वगैरह, ये इस पेस्टिसाइड के साथ बह के आगे बढ़ने लग जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो कहीं रिवर जा रही है, तो ये रिवर में मिल जाएगा, ठीक है। ये रिवर का पानी फिर हम पियेंगे, या फिश यूज लेगी और फिश को हम खा लेंगे, तो अल्टीमेटली ह्यूमन जो है अफेक्ट हो रहा है। आपने देखा कि सोइल में जब फार्मर ने पेस्टिसाइड डाला, तो पेस्टिसाइड तो प्लांट पर डाला, और प्लांट से वो पेस्टिसाइड सोइल में भी गिर गया, सोइल में फिर पानी आया तो वो सोइल से आगे बढ़ता हुआ नदी में चल गया, नदी में या तो मछली के पास गया या फिर हमारे पास आ गया सीधा, हमने नदी का पानी। तो इस तरह से पेस्टिसाइड हमें हार्म कर सकते थे इनडायरेक्टली, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। अब ये डालते इसलिए थे हम कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो करे। तो ये तो एक तो महंगा भी पड़ता है हमारे लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है, एक तो महंगा पड़ता है, एक फिर हमें कैंसर कोज करता है, और एक एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करता है। पेस्टिसाइड अगर मैं ऐसे 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 छिटकूंगा, ऐसे पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो एनवायरनमेंट को हैक करेगा, हमारे क्रॉप को खराब भी कर सकता है, मतलब कैंसर कोज कर सकता है ना हमें, और ग्रो तो करवाता ही है, पर ये महंगा भी बहुत है, तो इसके बहुत सारे नुकसान थे। तो फिर अब हम करें क्या? तो अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा? मॉडिफाइड काम कर दिया। देखो कैसे। Moreover, it was becoming too difficult to further increase crop yield using existing variety and conventional breeding. Biotechnology has allowed the use of existing knowledge of plant genetics to produce a new variety and increase the yield. Agriculture biotechnology has given rise to genetically modified crops that solve all the problems. अब हमारे पास क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इस तरह से क्रॉप्स है। अब ये क्रॉप्स क्या है? किसी बैक्टीरिया से अटैक नहीं होगा। जैसे मान लो अगर बैक्टीरिया ने अटैक करा भी, तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मॉडिफाइड प्लांट्स है हमारे पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि अगर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बैक्टीरिया ही मरेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वेट अ मिनट। देखो मैं आपका सिलेबस चेक कर लेता हूँ, वेट। तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वही सब है जो कि मॉडिफाइड हो चुके हैं, चाहे प्लांट मॉडिफाइड हो, चाहे एनिमल मॉडिफाइड हो, चाहे बैक्टीरिया मॉडिफाइड हो, या किसी हमने फंजाई को मॉडिफाइड किया हो। अब आप बोलोगे सर ये बैक्टीरिया और फंजाई को हम क्यों मॉडिफाइड कर रहे हैं? तो देखो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, इसलिए हम उन्हें मॉडिफिकेशन करते हैं, या कुछ बैक्टीरिया से हमें एंटीबायोटिक्स बनानी होती है या वैक्सीन वगैरह बनानी होती है, इसलिए हम उन्हें मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है। अगर कुछ अच्छे बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल दूं तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस को। चलो, gene of which have been modified by genetic manipulation, they are known as transgenic crops. अब एक बात बताओ, देखो एक बात ध्यान रखना आप,
अगर आपको कोई बोले कि अगर इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल लो जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या बोलोगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड। या फिर आप बोलोगे ट्रांसजेनिक। ओके, ठीक है, या तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलोगे या ट्रांसजेनिक बोलोगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दे आर मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेस सच एज हीट, ड्रॉट एंड कोल्ड। इनके पास टॉलरेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है लेस डिपेंडेंट होते हैं, ये केमिकल पेस्टिसाइड पे वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपने खुद ग्रो कर लेते हैं, खुद पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ना बैक्टीरिया को आने देंगे, खुद ग्रो कर लेंगे, काफी अच्छे होते हैं। वेट अ मिनट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हेल्प टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का भी दिक्कत नहीं है। Genetically modified crops can prevent early extraction of soil fertility when modified to increase the mineral uses of plant. प्लांट जो है अच्छे से मिनरल्स ले लेगा सोइल से, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात कर रहा हूँ। ओके, वेट ए मिनट। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक बात और ध्यान रखना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, सेफ होते हैं, प्योर होते हैं, अच्छे एफिकेसी वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस। एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। ऐसा नहीं है कि सोने वाले चावल है ये। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए में, या फिर आप बोल लो विटामिन ए में काफी ज्यादा इनरिच होते हैं, विटामिन ए में। ओके, next point is this tailor-made plant can also provide alternative resource to industries such as pharmaceutical starches and fuels. Alternative source भी है। Next, example of genetically modified crop-based resistant plant, the advancement of biotechnology in agriculture resulted in variety of genetic modified plant या organism। बीटी कॉटन का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। देखो, होता क्या था कि एक रुई का पौधा था, उस रुई के पौधे पे कोई भी बैक्टीरिया आके अटैक कर देगा तो वो रुई का पौधा खराब हो जाता, ठीक है। अब उस रुई के पौधे को हमने मॉडिफाइड कर दिया, और अगर अब कोई बैक्टीरिया जैसे बैसिलस ट्रूमेनजेनेसिस बीटी अगर आके अटैक करेगा कॉटन पे, रुई पे, बीटी बैक्टीरिया जो है अगर कॉटन पे आके अटैक करेगा, अब तब जब ये मॉडिफाइड हो चुका है तो ये बीटी बैक्टीरिया मर जाएगा। कैसे मरेगा? यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो स्टमक है, बीटी बैक्टीरिया का जो स्टमक है उसमें पोर्स हो जाएंगे डेवलप जब भी अटैक करेगा, और ये किल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्टिवेटेड टॉक्सिन के बारे में दे रखा है, एक बार रीड आउट कर लेना। बैसिलस thuringiensis, यहाँ पे देखो एकदम डायग्राम से समझा रखा है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बीटी जीन एंजाइम, अब ये जो है जीन हमने बीटी जीन जो है कॉटन में डाल दिया, इसका निकाल के, ठीक है। तो अब कभी भी फॉरेन जीन अगर इंसर्ट करेगा कॉटन में तो वो क्या करेगा, दिक्कत देगा, मतलब मर जाएगा, वो लार्वा मर जाएगा उसका। इंसेक्ट लार्वा फीड ऑन जीएम कॉटन विद बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल, तो वो मर जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन आ गया, ठीक है। मतलब ऐसा कॉटन आ गया, ऐसा रुई आ गया जिसमें हमने बीटी जीन ट्रांसफर कर दिया, अब कोई भी अटैक करेगा तो वो मरेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट नेमेटोड, एथिकल इशू, राइस बायोपायरेसी एंड दैट्स इट। तो देखो इसमें आपको मैं काम का बताता हूँ। जी बिल्कुल, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट नेमेटोड। सम नेमेटोड लाइव ऑन पैरासाइट ऑन मल्टीपल होस्ट लाइक प्लांट, एनिमल एंड इवन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो नेमेटोड्स होते हैं लाइव एज अ पैरासाइट, तो वो प्लांट पे भी मिलेंगे आपको, प्लांट पे भी मिलेंगे, एनिमल पे भी मिलेंगे, ठीक है। सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट पे भी, एनिमल पे भी। तो ये तो पहला क्लियर पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा है स्पेसिफिक निमेटोड मेलोडिग्नी इनकोग्निटा, ठीक है। मेलोडिग्नी इनकोग्निटा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉज द ग्रेट डिक्रीज इन यील्ड। देखो एक टोबैको प्लांट है, तंबाकू का प्लांट, तंबाकू बोलते हैं ये प्लांट है। अब इस पे कौन अटैक कर रहा है, इस टोबैको प्लांट पे अटैक कर रहा है कौन, इनकोग्निटा बैक्टीरिया, मेलोडिग्नाइन इनकोग्निटा। और ये जो टोबैको प्लांट है इसमें बहुत कम टोबैको ग्रो हो रहा है जब ऐसा हो रहा है कि बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक नोवल स्ट्रेटजी अपनाई बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनआई
novel strategy अपनाई based on the process of RNAi is applied to the prevention of infestation. Specific gene और DNA from nematode are introduced into plant. अब देखो सीधी सी बात है, जिससे नुकसान है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर अगर कोई भी उस पर नुकसान करने आएगा तो वो किल हो जाएगा। सेम इसी की तरह कहानी है, ये जो है ना कहानी, सेम निमेटोड के लिए भी सेम कहानी, फिट आउट कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज एथिकल इशू। तो देखो एथिकल इशू में क्या हमें पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव रैंडम रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम, hence we need ethical standard to control the human manipulation of an organism। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जीईएससी का फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। साथ में ही आपको एमसीक्यू में 4 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म बता दो जीईएससी की, तो जीईएससी की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप करी है जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी से डिसाइड होता है सब कुछ। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पावर, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर रहती है टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड एड्रेस द सेफ्टी ऑफ जीएमओ इंट्रोड्यूस्ड इनटू पब्लिक यूज। ओके, patent and right a patent is all right granted by to government invented to prevent other from making commercial use of his invention। जैसे आपने कोई भी फोन खरीदा, उसके पीछे सैमसंग रहेगा, आईफोन के पीछे एप्पल का लोगो रहेगा, ठीक है, एप्पल का रहेगा। तो इस तरह से सब अपना अपना लोगो लगाते हैं। तो वैसे ही जो अगर क्रॉप है तो वो उनकी है तो वो अपना लोगो लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेटेंट। द बायो पेटेंट आर अवॉर्डेड बायोलॉजिकल एंटिटी एंड फॉर प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। ए रिसेंट एग्जांपल इज बासमती राइस। आपने सुना होगा बासमती राइस हमारा इंडिया का है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना कहानी। बासमती राइस is a variety of rice having long grain and a special aroma। इसमें ग्रेन लंबे लंबे और एरोमा भी स्पेशल तरीका, ठीक है। दिस वाज डेवलप्ड बाय इंडियन फार्मर, और ये जो बासमती राइस है ये इंडियन फार्मर ने डेवलप किया है, ठीक है। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई सालों बाद बासमती राइस जो है इंडियन फार्मर ने कई सालों पहले डिराइव किया। एन अमेरिकन कंपनी, तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी आई 1997। अभी ध्यान से सुनना कहानी में ट्विस्ट। इंडियन लोगों ने, हमने, हमारे फार्मर्स ने बासमती राइस की जो वैरायटी है चावल की उसको डिस्कवर किया, बनाया, ठीक है। फिर एक टाइम क्या हुआ कि अमेरिका की कंपनी आई 1997 में, और उन्होंने क्या करा, इस पे अपना छापा, मतलब अपना पेटेंट, मतलब अपना मार्क छोड़ दिया कि हाँ ये यूएस पेटेंट है। अब बताओ, बनाया हमने, हम एग्रीकल्चर ने, हम इंडियंस ने बनाया, पर हमें पेटेंट लगाना तो आता नहीं। 1997 की बात। तो उस दौरान क्या हुआ, अमेरिका कंपनी आई और उन्होंने अपना ट्रेडमार्क लगा दिया। दिस पेटेंट नॉट ओनली अलाउ दिस कंपनी टू सेल न्यू वेरिएशन of basmati rice and make profit but also restrict other people from selling it। और इसने बेचने से भी मना कर दिया कि भैया ये हमारा पेटेंट है। इंडिया वालों का माल पेटेंट लगा लिया यूएस वालों ने 1997 में। इंडियन हर्बल प्लांट विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी जो है, वाज आल्सो टारगेटेड बाय सच ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और इसको भी टारगेट कर लिया यूएस वालों ने या किसी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो ये दिक्कत की बात है हमारे लिए, ठीक है, कि हमने पेटेंट नहीं लगाया उस टाइम। तो ये एक तरह से क्या हुआ, बायो पायरेसी हुई, हमारे ही चोरी हो गई। बायो पायरेसी मतलब क्या होता है, चोरी करना, हमारे पेटेंट को चुराना। किसने चुराया, यूएस वालों ने 1997। कौन सा पेटेंट चुराया, हमारा बासमती राइस का, जिसमें लॉन्ग ग्रेन होते हैं, स्पेशल अरोमा होते हैं, ठीक है। चलो, द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक लाइक, देखो अब हल्दी की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, घर में कभी भी हमें बुखार आता है तो बोलते हैं हल्दी का दूध पीते हैं, ठीक है। और कई कट लग जाता है तो बोलते हैं हल्दी लगा दे। तो हल्दी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक तो वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग मतलब घाव बढ़ने की प्रॉपर्टी, आर वेरी नॉन प्रॉपर्टी, हैव बीन यूज्ड ओवर मेनी जनरेशन इन आवर कंट्री। कई सालों से चला आ रही है कि भैया कट लग गया हल्दी लगा। इफ द कंट्री वुड नॉट बीन वेलिग्नेंट या विजाइलेंट
enough, then we would have lost the right to use very ingenious herb of our own. अगर है ना हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें हमारी हर्ब से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पेटेंट कोई और लगा लेगा और बोल देगा कि ये हमारा है। Hence awareness over the patent right, और इसलिए हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए। काउंटर पेटेंट एप्लीकेशन, द एक्सप्लॉइट प्रोडक्ट एंड टेक्निक नेटिव टू लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बायो पायरेसी नहीं हो जाए हमारे साथ, जैसे हमारे साथ बासमती में हो चुकी है बायो पायरेसी। ठीक है, तो हमारी हर्ब पे भी उनकी नजर है। बायो पायरेसी रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, हमारे रिसोर्स का मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर रही है बिना प्रॉपर ऑथोराइजेशन के। या तो प्रॉपर ऑथोराइजेशन दो कि हाँ भाई हम उस कंपनी से ले रहे हैं, या फिर कम से कम हमें कंपनसेशन तो दो, पैसा तो दो। पर इसमें दोनों ही नहीं हो रहा, बायो पायरेसी हो रही, लाइफ की चोरी हो रही। बायो मतलब लाइफ होता है, तो बायो पायरेसी मतलब क्या है? बायो पायरेसी रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी बिना प्रॉपर ऑथोराइजेशन के। विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज कर रही है और बिना कंपनसेशन, हमें कंपनसेशन भी नहीं दे रही और कंट्री से पूछ भी नहीं रही, और मल्टीनेशनल कंपनी उनको यूज भी कर रही है हमारे ही पेटेंट को, तो उसको हम बोलेंगे बायो पायरेसी। Most developed financial rich nations are poor in biodiversity or tradition know-how, while it is other way around the developing of knowledge, modern commercial applications that save market time, money and effort. People are now more aware to injustice and inequality in compensation and partnering benefits between the developing developed nation. As a result, several nations now have laws to prevent the nation from misusing their biological resource and traditional knowledge. The Indian Parliament recently cleared the second amendment of Indian Patent Bill, which takes an issue of biopiracy in consideration. अब जाके हमें कंसिडरेशन मिलेगा इस बार। ठीक है, अब जाके हम सतर्क हुए हैं जब हमारी बासमती राइस विधि हमसे जा चुकी है 1997। तो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एथिकल इशू, बायोपायरेसी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट नेमेटोड, और ये हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन का एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक एनिमल, एलाइजा, डीनेचुरेशन एंड एजिंग एक्सटेंशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जिसमें देखा पीसीआर, जीन थेरेपी, एली लिली, इंसुलिन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन। चैप्टर खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्रोन के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम गुप्ता के साथ, और ऐसे ही और चैप्टर को इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। आई होप यू लाइक इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।